In the previous lecture, we have discussed about the interference pattern, कैसे बनता है, दो वेव्स जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचती हैं तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होता है। तो ये पाथ इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, दैट इज द condition for the constructive interference, and path difference is n plus 1 by 2 lambda. This is a general term. n plus 1 मतलब integer plus 0.5. ओके, दैट मीन्स इसको आप जो है कुछ और से नंबर से भी बता सकते हैं, लेकिन दिस इज अ जनरल नंबर n प्लस हाफ। ओके, तो दिस विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो इंटीजर यहाँ पे आएगा n, जैसे कि 1 2 3 4 एटसेट्रा, तो जो है या 0 आएगा यहाँ पे, पाथ डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा। और पाथ डिफरेंस अगर जो है यहाँ पे आएगा 0.5 लैम्डा या 1.5 या 2.5 या 3.5, such type of path difference is coming, that destructive interference will occur। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब लाइट के केस में होता है अंधेरा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है उजाला। ठीक है, तो डार्क एंड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर सीन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इसकी एनालिसिस करी थी हमने, इंटेंसिटी के बारे में बात करी थी। और इंटरफेरेंस जो यंग्स ने डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था कि दो सोर्सेज अगर ले लेंगे, S1 एंड S2, टू सोर्सेज आर देयर, एंड उनसे हम ट्राई करेंगे स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने का, तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? दीज टू सोर्सेज आर नॉन कोहेरेंट, इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो इसका मतलब है पहले कोहेरेंट सोर्स बनाना पड़ेगा, एंड इसने जो है बहुत अच्छी तरीके से थॉमस यंग ने एक इंटेलिजेंट तरीके से एक सोर्स लेके उस सोर्स से दो सोर्सेज प्रोड्यूस करे, और वो दो सोर्सेज जो है उनकी तरफ से जो वेव स्क्रीन पे जाएगा वो बनाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न। ये दोनों जो सोर्सेज S1 एंड S2 बने, ये कोहेरेंट सोर्सेज है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम सोर्स, राइट? देन वी वर डिस्कसिंग दिस फिगर, सी दिस फिगर, S1 एंड S2, ये जो यहाँ पे बताया है ना, तो ये जो है S1 और S2 के बीच में जो गैपिंग है वो है स्मॉल डी। S1 S2 वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन जो दिख रहा है, इससे स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी। और यहाँ से जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2 जो यहाँ पे मिल रहा है स्क्रीन पे, उस पॉइंट को O बोला, और O से जो हम लोकेशन बताएंगे किसी भी फ्रिंज की, तो P इज अ जनरल पॉइंट। यहाँ पे डार्क ब्राइट कुछ भी बन सकता है, तो P इज अ जनरल पॉइंट, एंड वी आर सीइंग द पॉइंट P। तो S1 से पाथ डिफरेंस S1P है, S2 से पाथ डिफरेंस S2P है। तो S2P माइनस S1P जो पाथ डिफरेंस है, दैट विल डिसाइड कि P पे कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा। समझ में आया? और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल ये फिगर की हेल्प से सॉल्व होते हैं। नाउ लेट अस सी द ज्योमेट्री। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अपने को मालूम है S2P माइनस S1P पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, वेयर n इज 0 1 2। तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर ज्योमेट्री से निकालते हैं। यहाँ पे S2P स्क्वायर, ये देखो S2P स्क्वायर, तो यहाँ से लाइन बना देंगे और ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो D माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, ये हो गया S2P बराबर S1P का होल स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या आएगा यहाँ x माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर। तो ये दो टर्म आए हमारे पास में, ये इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2xd। ठीक है, तो S1 S2 जो है दोनों सोर्सेस के बीच का डिफरेंस जो है स्मॉल d है, एंड सेंट्रल पॉइंट O से जनरल पॉइंट P की डिस्टेंस OP x है।
तो S2P माइनस S1P क्या हो जाएगा? इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन करो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी ए प्लस बी हुआ ना, तो ए माइनस बी को यहाँ रखा और ए प्लस बी को इसके नीचे लेके आए। ये देखो ए प्लस बी को इसके नीचे लेके आए तो S2P माइनस S1P क्या हुआ? 2xd डिवाइडेड बाई S2P प्लस S1P। S2P प्लस S1P क्या है? अगर जो है x एंड स्मॉल d आर वेरी वेरी लेस देन d, तो ये S2P प्लस S1P को हम 2d ले सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पे बताया है किस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो S2P प्लस S1P 200.01 आएगा, जो कि 200 के बहुत करीब है। इसके लिए जो है हम इसको क्या ले सकते हैं? 2d के बराबर ले सकते हैं। d आपको मालूम है कैपिटल D क्या है, तो यहाँ पे नीचे 2d रख देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से। यहाँ 2d रख देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो xd अपॉन कैपिटल D आ जाएगा। तो S2P माइनस S1P क्या आ गया बच्चों? S2P माइनस S1P आ गया xd अपॉन कैपिटल D, and this is basically what? This is the path difference. This is what? This is path difference, right? So therefore we will have a constructive interference. We will have a constructive interference resulting in a bright region. Bright region कहाँ पे होगा? Where the path difference is integral multiple of lambda xd upon d, the path difference, this one is equal to n times lambda. तो हमारा constructive interference होगा and nth fringe, xn मतलब क्या है? nth bright fringe, xn क्या है बच्चों? nth bright fringe कैसे मिलेगी? xn हम लिख देंगे कि ये xn यहाँ पे है, ये d इधर ले लो इसको, n d lambda n lambda d upon small d, this gives the position of the nth fringe। ठीक है? अगर हमसे कहा थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहाँ होगी, तो ये हो जाएगा x3, n की जगह 3 हो जाएगा और यहाँ पे n की जगह 3 हो जाएगा, 3 लैम्डा d बाई स्मॉल d। ठीक है? तो दिस इज द पोजिशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज। नाउ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या बताया मैंने? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। तो एक्स डी बाई डी, एक्स डी बाई कैपिटल D क्या है? Path difference from the geometry we have just discussed. This must be equal to n plus half lambda for the destructive interference, right? या फिर हमें इस तरह से फॉर्मूला लिखना है कि nth डार्क फ्रिंज कहाँ पे आएगी, तो xn निकाल लो यहाँ से, nth डार्क फ्रिंज d को इधर लेके जाओ, स्मॉल d को इसके नीचे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? xn इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा d अपॉन d, बराबर। ये पोजीशन है nth डार्क फ्रिंज की। जैसे कि हमने कहा कि पांचवी डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी? ओ पॉइंट से। ओ पॉइंट कौन सा है? फिगर हमेशा याद रखो, दिमाग में होना चाहिए, ये है ओ पॉइंट। ओ पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो यहाँ पे स्क्रीन को मिल रहा है, ये ओ पॉइंट है। यहाँ से ये एक्स पोजीशन ऑफ द डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बताया जा रहा है, राइट? चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे सामने, क्या कि व्हाट इज द गैपिंग बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है? व्हाट इज द गैपिंग बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस? ये जो मैंने डार्क एंड ब्राइट लाइंस बताई थी ना कल आपको, उनको फ्रिंजेस बोलते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। डार्क एंड ब्राइट लाइंस ऑन द स्क्रीन shown by this Young's double slit experiment, right? डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, तो वो क्या हो जाएगा? बीटा, बीटा इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। ठीक है? तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस का लेना है ना, तो ये देखो ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए ऊपर, एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है? तो एक्स एन प्लस वन कैसे लिखेंगे?
इसको ऑब्टेन करने का भी क्वेश्चन आता है, बीटा निकालो 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के लिए और 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की गैपिंग बोलो या 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच की गैपिंग बोलो, उन दोनों को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, बराबर। एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है फ्रिंज विड्थ का, ये सवाल है। तो ब्राइट के लिए देखते हैं क्या है। ब्राइट के लिए xn+1 कैसे लिखेंगे? लिखेंगे n+1 लैम्डा d/d। और ब्राइट के लिए xn कैसे लिखेंगे? वो ये लिखा हुआ है n लैम्डा d/d। तो xn+1 माइनस xn फॉर द ब्राइट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करने का है। तो देखो क्या बचा, n लैम्डा d/d कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, लैम्डा d/d बचेगा। ये वाला टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा? और अगर डार्क के लिए देख लो तो डार्क के लिए यहाँ से लिखो तो ठीक है। डार्क के लिए क्या लिखोगे भाई? डार्क के लिए xn+1 क्या लिखोगे? n+1 प्लस हाफ। n की जगह n+1 लिखोगे ना, ये जो n+1 लिखा मैंने, लैम्डा d/d, ठीक है। और डार्क के लिए xn क्या लिखोगे? xn तुम यही लिखोगे n+हाफ। देखो कितना आसान है इसको डिराइव करना। अब इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से n और हाफ लैम्डा डी के साथ लैम्डा d/d ये कट जाएगा, बचेगा क्या? लैम्डा d/d अगेन। तो चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, दोनों के बीच की कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट या कॉन्सिक्यूटिव डार्क के बीच की गैपिंग सेम होगी और उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। फ्रिंज जो बनती है, फ्रिंज कैसी होती है? फ्रिंज क्या किस तरह से मिल रही है? S2P माइनस S1P जो पाथ डिफरेंस है, दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना n लैम्डा, बराबर। तो अगर हमारे पास ऐसा पाथ होता है, ऐसा लोकस होता है कि वन क्वांटिटी माइनस अदर क्वांटिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लोकस, उसका लोकस निकालना होता है, तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, वो होता है हाइपरबोला। क्या होता है? हाइपरबोला इज द फिगर विच गिव्स दिस कैरेक्टरिस्टिक कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच की गैपिंग जो है वो कांस्टेंट चलेगी, तो वो हमारा जो फिगर बनेगा मैथमेटिक्स में उसको जो है कहते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोलिक फिगर क्या होता है? ये देखो हाइपरबोला बताया। तो ये फ्रिंज किस तरीके से होंगी? हाइपरबोलिक फ्रिंज मिलेंगे, हाइपरबोलिक फिगर है हाइपरबोला, राइट। स्ट्रेट वाली फ्रिंजेस ये है, ठीक है। तो अगर हम जो है दो सोर्सेज S1 एंड S2 की जगह स्लिट्स ले लेंगे, दो सोर्सेज S1 एंड S2 की जगह क्या ले लेंगे? पिन होल्स जो है ना S1 एंड S2, उसकी जगह स्लिट्स ले लेंगे। स्लिट कैसी होती है? ये देखो स्लिट दिखाई है, ठीक है। ये सिंगल स्लिट है और इस सिंगल स्लिट से लाइट पास किया और ये वाले प्लेन में दो स्लिट हैं S1 एंड S2। स्लिट मतलब इस तरह का खांचा, समझ रहे हो ना। तो S1 एंड S2 दो स्लिट हैं। इस तरीके की स्लिट अगर हम लेके जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे तो हमारा पैटर्न इस तरीके का आएगा, कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन पैटर्न आएगा, नॉट हाइपरबोलिक। ये देखो इस तरह का पैटर्न आएगा, ठीक है। ये देखो इंटेंसिटी बताई है, ये थोड़ा सा किताब में बराबर नहीं आया है, इसमें इंटेंसिटी इधर जो है सबसे ज्यादा है फिर कम होती जाती है, ऐसा कुछ इंटेंसिटी का फिगर है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल 10.3 इन दिस। तो 10.3 क्या कहता है भाई? टू स्लिट्स आर मेड 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away, ठीक है, 1 millimeter apart। तो इसका मतलब है कि S1 S2 के बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर दी है। इसका मतलब क्या दिया है अपने को? स्मॉल d दिया हुआ है, राइट।
प्लेस्ड 1 मीटर अवे, स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे का क्या मतलब है? स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे का मतलब है कैपिटल डी दिया हुआ है, तो ये क्या दिया है? कैपिटल डी दिया है। ये क्या दिया है? स्मॉल डी दिया है। ठीक है, पूछा क्या है? व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन द ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ कितना है? ये लैम्डा दिया हुआ है। फ्रिंज सेपरेशन पूछा है, क्वेश्चन क्या है हमारा? फ्रिंज सेपरेशन इज द क्वेश्चन। फ्रिंज सेपरेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा। ये फ्रिंज सेपरेशन जो है दो डार्क के बीच में या दो ब्राइट के बीच में कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होती है। सो फ्रिंज सेपरेशन या फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला लगा दिया, जिसमें कैपिटल डी दिया हुआ है क्या? 1 मीटर। लैम्डा कितना दिया? 500 इंटू 10⁻⁻, नैनोमीटर है ना, तो -9 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसने क्या है? अच्छा, जीरो को खत्म कर दिया है उसके साथ। 500 इंटू 10⁻9 को लिख दिया है 5 इंटू 10⁻7। स्मॉल डी इज गिवन 1 मिलीमीटर, तो मतलब 1 इंटू 10⁻³ एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर और 0.5 मिलीमीटर। राइट, अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल? नाउ लेट अस सी दिस वन, थियोरेटिकल वन। ठीक है, थ्योरेटिकल वन है, इसको जो है क्या करना है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस? ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, देखिए पहला क्या कहने को करता है ये? पहला कहता है स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। जो स्लिट हैं S1 एंड S2, तो स्क्रीन उस डी बढ़ाया जा रहा है, तो क्या होगा? इस तरीके का इफेक्ट होगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पे, ये सवाल है इसका। ठीक है, तो भाई इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में क्या होगा कि वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के बीच की गैपिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, एंगुलर सेपरेशन सेम रहेगा। एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, एंगुलर सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा और एक्चुअल सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा समझ लो ना। अगर आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि S1 S2 यहाँ पे है और ये है स्क्रीन, तो ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन के ऊपर किसी पॉइंट पे हम देखेंगे तो यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है और वी आर सीइंग द फ्रिंज। तो इस ये फ्रिंज कुछ विड्थ दिखाई दे रही है, इसी तरह इसके बाजू में एक फ्रिंज बन रही है, इसी तरह एक फ्रिंज इसके बाजू में बन रही है। ठीक है, अब देखो, अब इस स्क्रीन को आप दूर लेके जाओगे तो क्या होगा? ये बीच की गैपिंग बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ये बीच की गैपिंग बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि सेपरेशन कहता है बढ़ गया फ्रिंजेस का, लेकिन जो एंगुलर सेपरेशन है, अगर आप जो है एंगुलर सेपरेशन देखेंगे, ये इसका एंगुलर सेपरेशन, तो एंगुलर सेपरेशन में ज्यादा फर्क नहीं हुआ, क्योंकि ये तो S1 एंड S2 इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल। ठीक है, आप इसको दूर लेके जा रहे हो तो इस एंगल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एंगल है इसके ऊपर एंगुलर सेपरेशन के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या एंगुलर सेपरेशन आप इसका भी देख सकते हैं कि S1 S2 को आप सिंगल पॉइंट मान लो एंड यू सी दिस गैपिंग, इस गैपिंग को आप देखेंगे तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये गैपिंग का एंगुलर सेपरेशन जो है कांस्टेंट रहा, लेकिन ये चीज बढ़ती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो एंगल बन रहा है ये तो कांस्टेंट है ना, समझ में आया? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो तो कांस्टेंट है ना। सी, यहाँ से हम ये पॉइंट को देख रहे हैं, यहाँ से हम ये पॉइंट को देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है तो कांस्टेंट रहा। स्क्रीन को पीछे लेके गए तो क्या हुआ? ये वाली चीज बढ़ गई ना, ये चीज बता रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है भाई? दूसरा पॉइंट कहता है द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। मतलब लैम्डा कम कर दिया, लैम्डा कम कर दिया तो क्या हुआ? लैम्डा बाई डी में लैम्डा कम कर दिया। ठीक है, तो लैम्डा बाई डी क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, इससे सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस जो है डिक्रीज हो जाएगी। लैम्डा कम करने से क्या होगा? सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस विल डिक्रीज। हमारा जो फॉर्मूला है क्या है सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस का? सेपरेशन बीटा जो है अभी फॉर्मूला निकाला वो क्या आया? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आया ना। तो ये लैम्डा कम करने से क्या होगा? सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस, चाहे डार्क हो, डार्क डार्क के बीच में देख रहे हो, चाहे ब्राइट ब्राइट के बीच में देख रहे हो, सेपरेशन जो है क्या हो जाएगा? बीटा कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी।
फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। मतलब ये S1 S2 के बीच की डिस्टेंस जो है ना, S1 S2 के बीच की जो गैपिंग है वो जो है डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, तो भाई उसको गैपिंग को डिक्रीज कर देंगे तो भी क्या है, सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस जो है और एंगुलर सेपरेशन दोनों डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये क्या कहता है कि हाउएवर द कंडीशन मेंशन्ड इन डी बिलो यू सी। इसको डी को जो बोलता है ना, डी की कंडीशन, अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं डी में क्या बोलता है। द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। सोर्स स्लिट जो है उसको डबल स्लिट प्लेन के पास में लेके आते हैं। ठीक है, अब सोर्स स्लिट क्या है और डबल स्लिट क्या है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सोर्स स्लिट है और ये डबल स्लिट है, तो इसके बीच की बात कर रहा है। ठीक है, सोर्स स्लिट को कम नजदीक लेके आते हैं डबल स्लिट प्लेन के पास। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने वाली है। क्या बोलता है इसमें कि अगर सोर्स स्लिट को जो है एस जो है साइज है मान लो सोर्स स्लिट का, ठीक है, कैपिटल एस जो है उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लिट्स। ठीक है, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्लियरली देखने के लिए एस अपॉन एस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी, ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। स्मॉल एस मतलब साइज ऑफ द स्लिट डिवाइडेड बाय द गैपिंग बिटवीन द सोर्स एंड टू स्लिट्स। ठीक है, वो जो है उनका जो रेशियो है लैम्डा बाई डी से कम होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोर्स से ओवरलैप करेंगे और नो फ्रिंजेस आर सेम। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फ्रिंजेस नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो कहता है एज एस डिक्रीजेस, एस क्या है, यहाँ फिगर बना लो तो आपको जरा सा जल्दी से याद आ जाएगा। ये है सोर्स स्लिट है और यहाँ पे जो है ये डबल स्लिट प्लेन है। डबल स्लिट प्लेन ये है, ये सिंगल, ये एस है इसका साइज। ठीक है, इसका साइज एस है और इसके बीच की जो गैपिंग है ये स्मॉल एस है और ये कैपिटल एस है, और एस अपॉन एस का रेशियो बता रहा है लैम्डा अपॉन डी से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एस डिक्रीज करेगा मतलब इसको हम इसके पास में लाएंगे तो क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है लेस एंड लेस शार्प हो जाएगा और जो है दिखना बंद हो जाएगा, फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, जब तक ये नहीं होता है तो फ्रिंज सेपरेशन तब तक कांस्टेंट रहेगा। दोनों फ्रिंज जो स्क्रीन पे मिल रही हैं जो भी है तो उनके बीच की गैपिंग सेम रहेगी। ठीक है, इसी तरह ई पार्ट है, द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड। सोर्स स्लिट की विड्थ को इंक्रीज कर दिया गया, मतलब स्मॉल एस जो साइज है इसका, इसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है। बराबर है, साइज इसका बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, एस अपॉन एस का रेशियो जो है लैम्डा बाई टी से लेस नहीं रह पाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाएगा, मतलब ये सोर्स से लाइट ज़्यादा भेजने लगेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ से गायब हो जाएगा स्क्रीन से। ठीक है, एफ क्या कहता है भाई, मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट से मोनोक्रोमेटिक जो दो सोर्स हैं S1 S2 पे व्हाइट लाइट लगा देते हैं वहां पे, तो क्या होता है, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं विद क्योर वाले। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है तो डिफरेंट कलर्स वहां पे जो पहुंचेंगे वो तो व्हाइट ही बनाएंगे, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो व्हाइट होगी, ऑल द कलर्स विल बी रीचिंग इन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मोड। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट होगी, लेकिन कोई पॉइंट पी होगा जिसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, ब्लू लाइन के लिए, ब्लू कलर के लिए लैम्डा बाई 2, लैम्डा ब्लू कलर का लिया तो लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो ब्लू कलर की लाइन वहां से गायब हो जाएगी। क्यों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। बराबर, तो ब्लू कलर के लिए वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, ब्लू कलर कंपोनेंट वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिंज रेड दिखेगी, ब्लू कलर खत्म हुआ तो रेड दिखेगी। विबग्योर में एक एंड पे रेड होता है, एक एंड पे ब्लू होता है। तो
ब्लू वाला जो है खत्म हुआ तो रेड वाला चालू दिखना, बराबर। थोड़ा पास में और देखेंगे जहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ ब्लू कलर की लाइन तो है लैम्डा बी, मतलब ब्लू कलर की लाइन दिखेगी, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो रेड कलर की लैम्डा ऑफ रेड कलर बाई 2 है वहां पे, तो लैम्डा ऑफ रेड कलर बाई 2 है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे रेड कलर गायब हो जाएगा और ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रिंजेस वहां पे प्रीडोमिनेटली ब्लू हो जाएंगे, समझ में है? तो पाथ डिफरेंस उस जगह पे क्या है, कौन से कलर, अलग अलग कलर की अलग अलग होती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो फ्रिंज जो है क्लोजेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज इज रेड, सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज के पास वाली जो सबसे दोनों साइड पे जो सबसे पास वाली फ्रिंज होगी वो कौन सी होगी, रेड। और जो सबसे दूर वाली होगी वो कैसी होगी, वो ब्लू होगी। थोड़े फ्रिंजेस बनने के बाद में कोई फ्रिंज पैटर्न नहीं बनेगा, सब ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर की वजह से डिस्पर्शन होगा एंड व्हाइट कलर विल बी resolved into its colors, that is why such condition will occur। क्वेश्चन समझ में आया? द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक वर्ड का मतलब क्या है, मोनोक्रोम, क्रोम मतलब कलर, मोनो मतलब आप समझते हैं, मोनोक्रोम मतलब है कि लैम्डा एक पर्टिकुलर कलर के लाइट का लिया गया है। यहाँ पे कौन सा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया, सोडियम लैंप्स लिए गए थे एज अ सोर्स, सोडियम लैंप हैज बीन टेकन एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया इंटरफेरेंस के बारे में, कुछ फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया और उसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस किया, और ये जो कंडीशन है आपको याद रखनी है, एस अपॉन एस इज लेस देन लैम्डा बाई डी होना चाहिए, ठीक है। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द इनकमिंग लाइट का वेवलेंथ, ठीक है। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2, और ये S क्या है, जो सोर्स है जो कि ये दो स्लिट्स को जनरेट कर रहा है, ये सोर्स का साइज है, और ये कैपिटल S क्या है, कैपिटल S जो है ये सिंगल सोर्स जो है, सिंगल सोर्स जो कि दो सोर्स को जनरेट कर रहा है, उन दोनों के बीच की गैपिंग, जहाँ पे दोनों सोर्स हैं वो सिंगल सोर्स है, उन दोनों के बीच की गैपिंग है। तो ये जो रेशियो S अपॉन S है, इट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन लैम्डा अपॉन डी, अदरवाइज फ्रिंज पैटर्न विल नॉट बी सीन, ठीक है। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी discussing the point diffraction, interference, diffraction, and polarization. These three topics we are going to study in this chapter. So until then, goodbye. Okay.